नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल यूनिवर्सल सीक्रेट्स हब्स में आपका स्वागत है। हाँ जी, आज हम इस वीडियो के टाइटल पर ही बात करने वाले हैं। अक्सर देखा गया है कई सारे लोगों के जन्म पत्रिका में बहुत शुभ योग होते हैं, जैसे राजयोग हो, गजकेसरी योग हो, लक्ष्मी योग हो या पंच महापुरुष योग हो। ऐसे कई अनगिनत शुभ योग जो वैदिक ज्योतिष में बताए हुए होने के बावजूद भी उस जातक के जीवन में कई अनगिनत परेशानियां होती है। कई बार तो समस्त जीवन ही विपरीत दिशा में चला जाता है। कितनी भी मेहनत करने के बावजूद भी उसे जीवन में सुख नहीं मिलता है, या कहीं ना कहीं उसके जीवन में पारिवारिक संबंधों में, मित्रों के साथ में या सामाजिक संबंधों में कड़वाश रही जाती है। धन का सुख है तो संबंधों का सुख नहीं है। दाम्पत्य जीवन में तकरार है। संतान का सुख नहीं है। अगर संतान है तो उनके साथ संबंध अच्छे नहीं है। माता पिता का सुख नहीं है या उनके साथ संबंधों में कड़वाश है। कुछ नहीं तो खुद को ही शारीरिक तकलीफ हो या मानसिक बीमारी हो। कहने का कुल तात्पर्य ये है कि जीवन का कोई ना कोई हिस्सा सदैव पीड़ित रहता है। कुंडली में कई सारे शुभ ग्रह या शुभ योगों का प्रभाव होने के बावजूद भी उसका फल नहीं दिखाई देता है। इस समस्या का क्या कारण हो सकता है? जब तक समस्या का कारण नहीं पता, उसका इलाज भी संभव नहीं। तो जब कोई इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कोशिश करता है और गहराइयों में जाता है, तब उसके सामने ज्ञान का पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है। वो उसके समस्या का समाधान देने के बजाय उलझने और पैदा कर देता है। वो जितनी गहराई में जाता है, उलझने और बढ़ती जाती है। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जो इसका आसान तरीके से बिना गहराई में जाए बगैर ये बता सके कि इतने शुभ ग्रह या योग होने के बावजूद भी वो जीवन में विफल क्यों जाता है? क्या कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से समस्त जीवन परेशानियों से गुजरता है? तो आज हम इस विधि को जानने की कोशिश करेंगे। ना केवल उसका प्रश्नों का ठीक समाधान पाएंगे, बट उससे भी आगे जाके हम कई ऐसे उपाय भी देखेंगे जो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने में हमें सहायता करेगी। तो अब इस विषय में और समय न गवाते हम तुरंत अपने विषय की ओर चलते हैं। मेरी दाईं ओर जो चार्ट देख रहे हैं, इसे समझना बहुत आवश्यक है। अच्छी तरह से दिखे, मैं इसे जूम कर लूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसे अच्छी तरह से याद कर ले। तो पहले यह जो ऊपर का ग्रुप है, पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ राशियों का वर्गीकरण किया हुआ है। आप सभी को पता है ज्योतिष में 12 राशियाँ होती है और जन्म पत्रिका में हर एक राशि अपने अंकों से दर्शाई जाती है। जैसे मेष ये प्रथम राशि है तो इसके सामने 1 नंबर लिखा हुआ है। उसी तरह मीन राशि आखिरी 12 नंबर की राशि है, इसीलिए यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। जो राशि के सामने अंक लिखा हुआ है वह राशि को उसका क्रम बता रहा है। इन सब राशियों को 2 विभाग में बांटा हुआ है। पहला विभाग ये पुरुष राशि और दूसरा विभाग स्त्री राशि। आप सब इस चार्ट से ये पता कर सकते हैं। यह याद रखना आपके लिए अत्यंतिक आवश्यक है। अब इसके दाईं बाजू में यह दूसरा जो चार्ट है, यह जन्म पत्रिका के लग्न के अंश के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लग्न में जो राशि है वह अगर पुरुष राशि है या स्त्री राशि है तो उन राशि को और 2 विभागों में बांटा गया है। आप सभी को पता होगा प्रत्येक राशि ये 30 अंश की होती है। तो इस तरह से अगर पुरुष राशि है तो इसका 2 विभाग में बंटवारा किया है। प्रथम विभाग जो 0 अंश से 15 अंश के बीच का है उसे दिग्बली विभाग कहा गया है, और दूसरा विभाग जो 15 अंश से लेके 30 अंश का है उसे रात्रिबली विभाग कहा गया है। ठीक इसका विपरीत स्त्री राशि को लेकर होगा। उसका 0 अंश से 15 अंश तक का पहला विभाग ये रात्रिबली होगा और 15 अंश से 30 अंश का दूसरा विभाग यह दिन बली होगा। इसी तरह उसके नीचे ग्रहों के बारे में बताया है। कौन से ग्रह दिन बली ग्रह होते हैं और कौन से ग्रह रात्रि बली ग्रह होते हैं, इसे ठीक से देख ले।
एवं संधिकाल का मतलब दिन का और रात्रि का जो मिलन समय होता है उसे संधिकाल कहते हैं। यह सुबह और शाम 2 वक्त होता है। उस समय बुध ग्रह बलवान होता है। इसके नीचे जो चार्ट है वह चार्ट में हर एक राशियों का जो स्वामी होता है उसे बताया गया है। जैसे मेष और वृश्चिक राशि, इनका स्वामी मंगल है। मिथुन और कन्या, यह राशि का स्वामी बुध है। उसी तरह मकर या कुंभ, यह राशि का स्वामी शनि है। इसी तरह सब राशियों के स्वामी बताए गए हुए। तो सर्वप्रथम हमें ये देखना होगा लग्न में कौन सी राशि आती है, यह पुरुष राशि है या स्त्री राशि है। उसके पश्चात हमें देखना होगा लग्न कितने अंश का है। इससे पता चलेगा वो दिन बली विभाग में है या रात्रि बली विभाग में है। उसके बाद में हमें देखना होगा राशि का स्वामी कौन सा है, वो दिन बली ग्रह है या रात्रि बली ग्रह है। इतनी प्राथमिक जानकारी प्राप्त होने के बाद में हम आगे के विषय की ओर बढ़ सकते हैं। दर्शकों, मुझे यहाँ एक चीज़ बतानी है। जो दर्शक ज्योतिष शास्त्र ये विषय के लिए बिल्कुल नए हैं, या वो दर्शक जिन्होंने जिज्ञासावश अभी अभी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन चालू किया हुआ है, या वो दर्शक जो पहले से ही ज्योतिष शास्त्र के कुछ मूलभूत सिद्धांतों के बारे में जानते हैं, तो उनके लिए ये विषय समझना कठिन नहीं होगा। लेकिन जो बिल्कुल नए हैं या ज्योतिष के प्राथमिक अवस्था के अभ्यासक है, तो उनके लिए मैं समय मर्यादा का ध्यान रखते हुए कोशिश करूंगा ये विषय जितना सरल हो सके समझाने की। मेरा मकसद है हर एक व्यक्ति अपने तौर पे यहाँ बताए हुए तरीक़ों से अपना शुभाशुभ जान ले और यहाँ बताए हुए तरीक़ों से उसे ठीक करने की कोशिश करे, ताकि वह अपने जीवन में सुख और समृद्धि को पा सके। उसी तरह वो अपने संतान के बारे में, उसके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में भी जान ले, और उसके ऊपर समय रहते ही अगर उपाय कर लेता है तो जब वो बड़ा होगा तब उसके जीवन में आने वाले इस नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र वालों से तकलीफ़ से वो बच सकता है, उसे बचाया जा सकता है। हम यहाँ जो विषय पे बात कर रहे हैं वो ज्योतिष शास्त्र कोई 1-2 व्यक्तियों की रचना नहीं है, या किसी 1-2 पुस्तकों का संकलन नहीं है। ये तो कई अनेक महान ऋषियों की, उनके प्रगल्भ विचार बुद्धिमत्ता से और समाधि अवस्था में उन्होंने देखा हुआ वो ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। इस शास्त्र का अगर छोटा सा हिस्सा भी जीवन में मिल जाता है तो फिर जीवन बहुत धन्य हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक बड़े दूध के पात्र में अगर छोटी सी मात्रा में भी दही डाल देते हैं तो वह दूध का दही बनना निश्चित है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे जीवन में भी अगर ये शास्त्र का छोटा सा भी प्रवेश हो जाता है तो फिर जाने जीवन में अमृत की धारा बहने लगती है। मैंने कहा था मैं आपके लिए इस शास्त्र में से चुन चुन के कुछ ऐसे मोती लाऊंगा जो आपकी मनोकामना पूर्ण करने में आपकी सहायता करेंगे। तो वापस हम उसी चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इस उदाहरण में यहाँ अगर मेष लग्न की कुंडली हो और जातक का जन्म अगर 10 अंश पर हुआ हो तो चार्ट के हिसाब से यह लग्न पुरुष राशि में आता है, और 10 अंश की वजह से वह प्रथम विभाग में आता है जो कि दिन बली विभाग है। इसकी वजह से जो दिन के शक्तिशाली ग्रहों की सूची है, जैसे ये सूर्य, गुरु और शुक्र, ये है, वह ग्रह इस जन्म पत्रिका में अब शक्तिशाली होंगे। इसका मतलब इस कुंडली में यह ग्रह जिस राशि के द्वारा जो भाव का नेतृत्व करेंगे वह सभी भाव बलवान रहेंगे। जैसे ये 2, 5, 7, 9 और 12 यह भाव बलवान बन सकते हैं, या इसका मतलब यह अच्छी तरह से पोषण प्राप्त किए हुए हैं। इसी तरह मानो इससे अलग अगर जातक का जन्म 22 अंश पर हुआ है तो अब यह लग्न पुरुष राशि में होते हुए भी 22 अंश की वजह से वह द्वितीय विभाग में आ जाता है जो कि रात्रि बली विभाग है। इसलिए अब रात्रि के जो शक्तिशाली ग्रहों की सूची है वह जन्म कुंडली में बलवान बनेगी, जो चंद्र, मंगल और शनि है, और
वह उस जातक की कुंडली में जो भाव के प्रतिनिधि करते हैं, जैसे लग्न भाव मतलब प्रथम, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, दशम भाव और एकादश भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह भाव उस कुंडली में पोषक माने वेल फीडेड रहेंगे। लेकिन अब ये भाव पोषक या कुपोषित या जिसे हम कम फीडेड भाव कहते हैं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो भाव कम फीडेड रहेंगे वह उस भाव में से मिलने वाले फल को कमज़ोर करते रहेंगे, या जो भाव वेल फीडेड है उस भाव का फल अधिक तीव्रता से मिलेगा। जैसे अगर इस जातक का लग्न दिन बली विभाग में है तो प्रथम भाव या चतुर्थ भाव, दशम और एकादश भाव बलहीन यानी वीक फीडेड रहेंगे। मतलब प्रथम भाव से शारीरिक कष्ट या असुख रहेगा, तो चौथे भाव से माता का, घर का या पारिवारिक प्रपंच में न्यूनता रहेगी। दशम भाव से कर्म में न्यूनता या उसके मान सम्मान में कमी रह सकती है। 11वें भाव से लाभ के प्रति यह जातक काफ़ी बेफिक्र रह सकता है, या उसकी चाहना कम रहे या उसमें न्यूनता रहे। इस तरह से आपको आपके जीवन में घटने वाली परिस्थितियों का कारण पता चलेगा। मगर यही दूसरे उदाहरण में जो व्यक्ति का लग्न रात्रि बली विभाग में है, तो उस जातक के प्रथम भाव मतलब लग्न, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, ये दशम भाव और ये एकादश भाव, यह भाव शुभ रहेंगे। और इसके द्वितीय भाव मतलब धन भाव, पंचम भाव, यह सप्तम भाव, यह नवम भाव और ये द्वादश भाव, यह भाव कमज़ोर या जिसे हम कहते हैं ना अनफिडेड रहेंगे। इसका विश्लेषण करें तो प्रथम भाव के कारण यह जातक खुद के प्रति अत्यंतिक सावध और ऊर्जावान हो सकता है। चतुर्थ भाव शुभ और पूरी तरह से फिडेड रहने की वजह से माता के प्रति, घर के विषय में या सगे संबंधी के विषय में यह अधिक जागरूक हो सकता है। अष्टम भाव बलवान वेल फीडेड है तो खुद के स्वास्थ्य के प्रति या आयुष्य के प्रति अत्यंतिक जागरूक रहेगा। दशम भाव भी वेल फीडेड होने के कारण सर्वाधिक काम के प्रति समर्पिता दे रहा है, जहाँ तक कार्यानुरागी यानी वर्कोहोलिक टाइप का हो सकता है। एकादश भाव से वह अपने गेन, उसके फायदे के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकता है, अच्छी चाहत रखता है। उसी तरह जो अनफिडेड भाव है और जहाँ से व्यक्ति सदैव तकलीफ में या चिंतित रहता है, उस भाव को भी देख लेते हैं। वह इस जातक की कुंडली में दूसरा भाव जो नकारात्मक होने की वजह से वह धन संचय में शिथिल होगा, उसके पास धन की कमी होगी। तीसरे भाव जो बुध का प्रतिनिधित्व है तो वो मिश्र होगा, भाई बंधु से ठीक ठीक संबंध हो सकते हैं। पंचम भाव में नकारात्मक ऊर्जा की वजह से संतान के विषय में या उसके साथ संबंध में न्यूनता हो सकती है। छठवां भाव वापिस कन्या राशि का मतलब बुध का है, इसलिए वह सम है। लेकिन सातवें भाव में पत्नी एवं भागीदार के विषय में संबंध में शिथिलता है। इसे अपनी पत्नी, अगर व्यक्ति स्त्री है तो पति के साथ संबंध में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यह भाव उस व्यक्ति का अनफिडेड भाव है, कम पोषक वाला भाव है। उसे दाम्पत्य जीवन में हमेशा कमी महसूस होगी, सदैव उस रिश्तों से असंतोष बना रहेगा। उसी तरह 9वें भाव से जो गुरु, धर्म या उपदेश को अनसुना करे, क्योंकि यह भाव भी वापस ऊर्जा की कमी दिखाता है। 12वें भाव में गुरु जो दिन बली ग्रह है, इसलिए यह भाव भी नकारात्मक ऊर्जा का बन रहा है। यह भाव पोषकता प्रदान नहीं कर रहा है, इसलिए जातक अपनी निंद्रा, मेडिटेशन, आराम इत्यादि के प्रति बहुत उदासीन रहता है। इस प्रकार से कुंडली में प्राथमिक अवलोकन किया जा सकता है और जाना जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन सा विषय उसे हमेशा चिंतित और परेशानियों से घिरा रख सकता है। अब यह विधि के द्वारा जब ढूंढ लिया जाए कि कौन सा भाव न्यूनतम ऊर्जा वाला, कम पोषक या
अनफिडेड है तो वह भाव में बैठे शुभ ग्रह या उस भाव से होने वाले शुभ योग उस जातक के लिए लगभग निष्क्रिय हो जाते हैं। वह उसके शुभ फल से वंचित हो जाता है। जन्म पत्रिका में कितने भी अच्छे शुभ योग होने के पश्चात भी जातक उस भाव के विषय में नित्य परेशानियों से घिरा रहता है या उस विषय में सदैव चिंतित रहता है। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसे हम यहाँ विराम देते हैं और इसका आगे का भाग हम दूसरे वीडियो में दूसरे भाग के रूप में देखेंगे, जहाँ हम देखेंगे जो कुपोषित या कम ऊर्जा वाले जो भाव है उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, और वो भी देखेंगे जन्म कुंडली में वो कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक सुख और संपत्ति दे सकता है या जिसके पास कुछ मांगा जा सकता है और वह हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नई ज्ञान के साथ में। नमस्कार।